जय हिंद। मैं गोविंद वर्मा, वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम संविधान में भाग के बारे में बता रहे हैं। भाग जो हमारे जो संविधान का एक अंग माने जाते हैं, जो मैंने भारतीय संविधान के भागों का वर्णन और आर्टिकल जो है किस भाग में कहां से कहां तक अनुच्छेद है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर मैंने भाग के बारे में लिख रखा है, कौन सा भाग कहां से कहां तक अनुच्छेद में है, इसका वर्णन हमने लिख रखा है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं भाग एक, तो भाग एक जो है हमारा, इसमें संघ और राज्य का, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन हमको मिलता है। तो भाग एक में क्या है हमारा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन हमको भाग एक में मिलता है। और भाग एक कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद पूछे तो 1 से लेकर 4 तक। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक में हमको भाग एक के बारे में बताया गया है। तो भाग एक में मैंने बताया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन मिलता है। वर्तमान में देखा जाए तो आज की स्थिति में 28 राज्य हैं और 8 संशासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 संशासित प्रदेशों का जो वर्णन मिलता है भाग एक में ही मिलता है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ये भाग 1 हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड भाग की बात करें भाग 2 की, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता का जो वर्णन है हमारा वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है हमारा। भाग 2 कहता है तो भारत की नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से नागरिकता हमारी खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो भारत की नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त करते हैं और 3 प्रकार से खो सकते हैं। तो 5 प्रकार मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये थोड़ा सा हमें छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से प्रकार होते हैं जिससे हम भारत की नागरिकता स्वीकार करते हैं। तो ये हमने लिखा है ट्रिक हमारी, जा बा दे, जब दे भू। तो ये जब दे, ये पूरा जब दे हो जाएगा, ये हमारा भूप हो जाएगा। 5 शब्द हमारे 5 प्रकार से जो भारत की नागरिकता स्वीकार करते हैं वो जब दे भूप के अंतर्गत इसमें 5 कंडीशन है। तो जैसे जा से आता है जन्म के आधार पर, मतलब भारत में जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन या उसके बाद भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लेगा वो भारत का नागरिक माना जाता है। दूसरी कंडीशन हमारा वंश के आधार पर, माता या पिता भारत का नागरिक हो, मतलब वंश के आधार पर यदि आपका भारत का कोई लड़का है और विदेश की कोई लड़की है तो उनकी जो संतान होगी वो भारत की नागरिक मानी जाएगी। या भारत की कोई लड़की है और विदेश का कोई लड़का है, उनकी जो संतान होगी वो भारत की नागरिक माना जाएगी। इसको कहते हैं वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा हमारा देशीय कर के आधार पर नागरिकता। तो देशीय कर के आधार पर नागरिकता भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। जब कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में रह लेता है तो उसको देशीय कर के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। तो ये 3 प्रकार मैंने बताए हैं, जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर और देशीय कर के आधार पर। ये चौथा हमारा भूमि विस्तार कर। तो भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता, मतलब भूमि विस्तार का मतलब हुआ कि हमारा देश जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसके अलावा हम किसी अन्य राज्य का कोई हिस्सा हमारे भारत में मिलाते हैं तो वो हमारे वहां के जो लोग रहेंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसको कहते हैं भूमि विस्तार पर नागरिकता। ये चौथी कंडीशन हमारा। 5वां है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है भारत सरकार के माध्यम से। तो 5 साल यदि हम भारत में रह लेते हैं तो हमको पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता मिल जाती है। ये 1 और 2 कंडीशन को छोड़कर, पहली और दूसरी पर छोड़कर पंजीकरण के मतलब रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। तो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता स्वीकार कर सकते हैं। 3 प्रकार से हम नागरिकता खो सकते हैं। तो एक तो हम किसी देश की नागरिकता स्वीकार कर लें तो स्वतः ही हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, हम अपनी नागरिकता को त्याग दें, भारत में हमको नहीं रहना है, तो इस प्रकार से हम नागरिकता खो सकते हैं। तीसरी हमारी, हम देश के खिलाफ कोई ऐसा देशद्रोही कदम उठाते हैं जिससे हमारी सरकार के माध्यम से, कानून के माध्यम से हमारी नागरिकता सरकार छीन सकती है। तो 3 प्रकार से नागरिकता हम खो सकते हैं, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये भाग 2 में अनुच्छेद पूछे तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसका वर्णन मिलता है। भाग 2 में 5 से 11 के बीच में ये हमारा मैंने आपको बताया है भाग 2। आते हैं भाग 3 पर, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट जो हमें आर्टिकल पूछता है तो 12 से 35 के बीच में हमको मिलते हैं। तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो 12 से 35 के बीच में अनुच्छेद में है और भाग पूछे तो भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार 7 थे, हमने मौलिक अधिकार जो संख्या थी वो 7 थे हमारे, और हमने अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में शामिल किए। मौलिक अधिकार की मांग हमारे सरदार वल्लभ पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन में की थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो मौलिक अधिकार हमारे देश में जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारे देश के संविधान, तभी से हमारे देश में 7 मौलिक अधिकार लागू थे। हमें सबको, भारत की जनता को 7 अधिकार मिलते थे।
लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 बची हुई है ना। तो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में बचे हैं। एक क्यों? तो हमारा जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आर्टिकल 19F में हमको संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, मतलब भारत के लोगों को संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19F में मौलिक अधिकार के अंतर इसको समाया गया था। लेकिन सरकार को कुछ विकास करना था हमारे देश में, तो विकास के कारण कई लोगों की जमीन मकान दुकान हो जाते थे, इसलिए वो जमीन दुकान लेने के चक्कर में सरकार काफी आए दिन सरकार को कोर्ट में जवाब देना पड़ता था, जिसके कारण सरकार ने एक संविधान में संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक और कानूनी अधिकार बना दिया। तो विधिक और कानूनी अधिकार बन गया हमारा संपत्ति का एक मौलिक अधिकार जो था, अब विधिक अधिकार बन गया है। तो पहले 19 में इसका वर्णन था, अब वर्तमान में आर्टिकल 300 का में और भाग पूछे तो 12 में रख दिया गया है। अब हमारा वो ह्यूमन राइट्स नहीं रहा है, अब केवल 6 मौलिक अधिकार ही हमारे बचे हुए हैं। तो भाग 3 में ये मौलिक अधिकार कंप्लीट होते हैं। फिर आता हमारा भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशित तत्व के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद पूछता है तो 36 से 51 तक वर्णन है हमारा आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं। तो मौलिक हमने नीति निर्देशित तत्व कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण कर रहे हैं, और ये वाद योग नहीं है। मतलब देखिए, एक बार पीएससी में क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकार वाद योग है कि नहीं है, तो मौलिक अधिकार को वाद योग है, मतलब हम कोर्ट में इनके खिलाफ जा सकते हैं। कोई हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हम वाद योग माने जाते हैं मौलिक अधिकार। लेकिन नीति निर्देशित तत्व की बात कर रहा है, जो भाग 4 की बात कर रहे हैं, ये वाद योग नहीं है, इनके खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते हैं। इसलिए नीति निर्देशित तत्व हमने ये भाग 4 में है, लेकिन ये वाद योग नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग है। तो पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या नीति निर्देशित तत्व वाद योग है कि अवाद योग है? तो वो वाद योग नहीं है, ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा भाग 4 का, इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद पूछे तो 51 कामे रखा है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 कामे है, और ये हमने रूस के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किया है। तो कहां से लिए मौलिक कर्तव्य? हमने रूस के संविधान से लिए हैं। और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, मतलब 42वां नंबर का संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है हमने बाद में जोड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो वर्तमान में पूछता है तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 10 हमने लिए थे रूस के संविधान से, 42वां संविधान 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का में इनको रखा गया था। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है। इसको मौलिक अधिकार में भी रखा है आर्टिकल 21 का, और अनुच्छेद 45 में भी इसका वर्णन मिलता है, और अनुच्छेद 51 का में भी ये मौलिक कर्तव्य के रूप में अपनाया गया है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में मिलते हैं। इसके बाद आता है भाग 5। भाग 5 जो है हमारा संघ का वर्णन कहता है। अनुच्छेद 52 से 151 तक हमें आर्टिकल मिलता है। तो 52 से शुरू होता है। 52 में कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 से शुरू हो जाता है। भारत के जो भी हमारे संवैधानिक पद है, मतलब केंद्र सरकार के अधीन जो पद आते हैं, उन सबका या संस्थाओं का वर्णन इसमें मिलता है। तो इसमें संघ की बात कर रहे हैं, भाग 5 की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा संविधान का जो भाग है वो भाग 5 ही है, जिसमें हमारा संघ के बारे में बताया गया है। संघ के अधीन जो भी संस्थाएं हैं हमारी, चाहे हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उस पद की बात करें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सारे के सारे, या लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ये सब जो है भाग 5 के ही अधीन आते हैं। तो वो सारे हैं हमारे महान्यायवादी वगैरह, ये सब आते हैं भाग 5 में। ये सारा भाग 5 सबसे बड़ा भाग 5 है। 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद है। अगला है भाग 6 हमारा राज्यों का वर्णन है। अनुच्छेद पूछे तो 152 से 237 तक के बारे में, ये राज्य सरकार के जो हमारे पद होते हैं, राज्य सरकार की संस्थाएं होती है, उनके बारे में यहाँ पे हमको वर्णन मिलता है। तो भाग 6 में हमें राज्यों का वर्णन मिलता है। अगर भाग 7 की बात करें तो इसमें प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य अनुच्छेद 238 में संविधान में 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ, धारा 29 और अनुसूची द्वारा निराशित है। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रथम अनुसूची के भाग खा के जो राज्य है वो अनुच्छेद 238 और संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसके तहत 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी। ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा धारा 29 में और अनुसूची द्वारा निराशित है। ये भाग हमारा 7 कंप्लीट होता है। भाग 8 आता है संघ राज क्षेत्र। अनुच्छेद पूछता है तो 239 से 242, तो 239 से लेकर 242 तक ये हमारा संघ राज क्षेत्र भाग 8 के बारे में बताता है हमारा। इसके बाद भाग 9 की बात करें,
पंचायतों का वर्णन। पंचायत मतलब अनुच्छेद 243 का से ला तक, तो का से लेके ला तक जो है अनुच्छेद 243 में मिलता है। और पंचायती राज, जो कि हमारे देश में पंचायती राज की शुरुआत की बात करूंगा आपसे, तो भारत में पंचायती राज जो है, देखिए देश आजाद हुआ हमारा, देश की आजादी के बाद शहरों का तो विकास होने लगा था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा था। तो सरकार ने एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई। बलवंत राय मेहता कमेटी जनवरी 1957 में बनी थी। उसने बलवंत राय मेहता कमेटी को काम दिया गया था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे हो, इसलिए सरकार ने कमेटी बनाई। और बलवंत राय मेहता ने 10 महीने तक भ्रमण किया और भारत में पाया कि गांव में पंचायत यदि करवा दिए जाए, जिससे कि गांव के लोगों का विकास हो सके और गांव के जो भी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, चाहे स्कूल हो, हमारा अस्पताल हो, रोड हो, पानी हो, नल हो, ये सारी व्यवस्थाएं जो है भौतिक सुविधाओं के अधीन आती हैं। तो पंचायती राज का जो वर्णन है, हमें बलवंत राय मेहता के सुझाव पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत कर दी थी, जिसके कारण गांव में विकास शुरू हो गया, गांव में विकास होने लगा था। और धीरे धीरे जब विकास हमारा गांव में होने लगा, तो सरकार ने एक संवैधानिक रूप से संविधान में संशोधन किया। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक रूप से दर्जा मिला। और इसका जो वर्णन मिलता है, मैंने बताया आपको, तो 243 का से ला तक वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया और अनुच्छेद पूछे तो 243 में इसका प्रावधान किया गया है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पंचायती चुनाव का। जो सरपंच होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। इसके बाद आता है हमारा भाग 9A। भाग 9A नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है। इसमें अनुच्छेद पूछता है तो 243 यहाँ से लेकर 6 तक, तो 243 यहाँ से 6 तक हमको वर्णन मिलता है। इसको भी बाद में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993-94 में हुआ था। और नगर पालिकाओं को शहरों के लिए प्रावधान, मतलब शहर में नगर पालिका काम करती है, जैसे गांव में नगर पंचायतें काम करती है, वैसे शहर के लिए नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इसका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिसमें शहर में पार्षद और महापौर जो चुने जाते हैं वो नगर पालिका के अधीन आते हैं। अगला आता है हमारा भाग 10। भाग 10 में एससी और एसटी, मतलब एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन हमको मिलता है। अनुच्छेद पूछता है तो 244 से 244 का तक इसका वर्णन मिलता है। इसका आता है भाग 11, जिसमें संघ और राज्य के बीच संबंध बताए हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है, अनुच्छेद पूछता है तो 264 से संघ और राज्यों के बीच, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में संघ और राज्य क्षेत्रों का संबंध हमें बताया गया है। इसका वर्णन हमको मिलता है। फिर आता है भाग 12, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद। तो ये वित्त मतलब फाइनेंस, संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी और संविदाएं और वाद जो अनुच्छेद पूछता है तो 264 से 300 का के बीच में हमको मिलता है। ये 300 का में जो हमने देखा है, पीछे पढ़ाया हमने कि 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक और कानूनी अधिकार बनाया है, तो वो आर्टिकल 300 का में रख दिया गया है। जो भी वाद विवाद होते हैं वो सब इसी के 264 से लेकर 300 का के बीच में हमें मिलते हैं। प्रॉपर्टी का, संपत्ति, विविधाएं, सारी जानकारी को मिलती है। फिर आता है भाग 13, भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यह अनुच्छेद 301 से 307 तक इसके बारे में हमको बताया गया है। तो भाग 13 हमारा कंप्लीट होता है। भाग 14 की हम बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक का वर्णन हमको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भाग 15, इसमें निर्वाचन का वर्णन मिलता है हमको। अनुच्छेद 324 से 329, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है हमारे देश में, उसका वर्णन हमको मिलता है। 324 से 329 के बीच में जो हमारा चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में मिलता है। और भाग पूछता है तो भाग 15 है हमारा। इसके बाद भाग 16 की बात करें, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अनुच्छेद 330 से 342 तक इसके बारे में हमको वर्णन मिलता है। भाग 17 जो राजभाषा का वर्णन हमको मिलता है। अनुच्छेद 343 से 351 हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, मतलब जो हमारी संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसको 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से सरकार ने इसको अपनाया था। सब हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, और हर साल 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस होता है। और हिंदी को ही प्रोत्साहन देने के लिए ये भाग 17 में इसको रखा गया था। भाग 17 राजभाषा का वर्णन 343 से 351 के बीच में इसका वर्णन हमको मिलता है। यहाँ से 17 के बाद भाग 18 यहाँ से प्रारंभ होते हैं हमारे। भाग 18 इसमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। आपात उपबंध मतलब हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। पहला आपातकाल जो कि राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन कहलाता है, और तीसरा हमारा व्यक्ति आपातकाल कहलाता है। तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो कि हमारे देश में 3 बार लगा है। जब पहली बार 20 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया, तब हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। दूसरी बार हम बात करें तो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ,
तब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण हमारे देश में 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो दो तो हमारे बाह्य आक्रमण के कारण लगाया गया और तीसरा हमारा आंतरिक अशांति के कारण हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में कहा गया है और हमारा मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। दूसरा हमारा राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन 356 के द्वारा लगाया जाता है हमारा। और यहाँ पे जिस राज्य का राज्यपाल हमारा वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो हमारे देश में राष्ट्रपति शासन रखता है। 356 में यह कहा गया है। इसका 360 जो है हमारा वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और वित्तीय आपातकाल जो है इसमें हमारा अभी तक भारत में लगा नहीं वित्तीय आपातकाल, क्योंकि हमारे देश में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई इससे फाइनेंस हमारा गड़बड़ हो जाए फाइनेंस, इसलिए हमारे देश में वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। इसका वर्णन हमको 360 पे मिलता है। तो 3 प्रकार के 352, 356, 360 ये भाग 18। भाग 19 की बात करें तो प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में है हमारा। इसका भाग 20 जो आता है हमारा वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि भारत में जो भी संविधान संशोधन होते हैं वो भाग 20 के द्वारा किए जाते हैं और आर्टिकल 368 के द्वारा किए जाते हैं। ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपने संविधान में शामिल की गई है। तो भाग 20 में जो हमारा जो भी संविधान संशोधन होते हैं 3 प्रकार से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, मतलब जो भी हमें संविधान में संशोधन करना है तो 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। और भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 में इसका वर्णन हमको मिलता है। भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है इसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक इसका वर्णन हमको मिलता है। भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद ये 393 से 395 तक हमको अनुच्छेद का वर्णन मिलता है। तो भाग 22 में ये हमें ये बताया गया है। तो ये टोटल 22 भाग है हमारे संविधान में, लेकिन कहते हैं कि 25 भाग हो गए हैं, लेकिन कुछ अनुच्छेद जोड़ के 25 हुए हैं। अभी हमने 22 भागों के बारे में बताया गया है। तो 22 भाग जो हमने कंप्लीट बताए हैं आपको, ये 1 से लेके 22 तक भाग जो है हमारे संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन वर्तमान में कहते हैं कि 448 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और हमारे इसके बाद 12 अनुसूचियां हो गई है, ऐसा हमारे संविधान में कहते हैं। लेकिन 22 भागों का भी हमको वर्णन मिलता है, इसलिए हमने 22 भाग आपको लिखवाए हैं। और मैंने बताया कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भाग 2 के बारे में बता दिया मैंने। 3 प्रकार से नागरिकता खो सकते हैं, ये भी हमको याद रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें और ऐसा हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है भारत में, लेकिन ऐसे 2 देश हैं जहां पर दोहरी नागरिकता चलती है। एक अमेरिका है, दूसरा स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे मतलब केंद्र की अलग है और राज्य की अलग है, लेकिन हमारे देश में सब हम लोग भारत के नागरिक कहलाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता का वर्णन मिलता है। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में शामिल की थी। ये सारे संविधान के बारे में, संविधान के भाग के बारे में मैंने आपको बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम कोचिंग क्लास से हम ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं। सुबह 8 से 10 का टाइमिंग रहता है हमारा, 2 घंटे की क्लास सुबह रहती है। और इवनिंग में 6 से 8 का टाइमिंग रहता है हमारा। तो ये 2 बैच चलते हैं हमारे, सुबह और शाम के 2-2 घंटे के। और 2 दिन की हम डेमो क्लास भी देते हैं, जिसमें हम रेलवे, पुलिस, पटवारी, एसआई और लगभग जो वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, हम उसकी तैयारी करवाते हैं। ऑफलाइन क्लास चलती है हमारी। और यदि आपको पढ़ना है ऑफलाइन में तो जरूर संपर्क करें। वर्मा कोचिंग क्लासेस, छोला रोड, भोपाल। और नंबर है हमारा 9993159556। ये हमारा मोबाइल नंबर है। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये हमने आज आपको बताया है कि कैसे हम लोग भाग के पढ़ सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो और अच्छी वीडियो आपको देखने को मिले हैं। हम रोज लगभग सुबह 7 बजे हमारा वीडियो डालने का एक टाइमिंग रहता है। सुबह 7 बजे हम एक वीडियो रोज डालते हैं। लगभग हमारी 65 से 70 यूट्यूब पर वीडियो डली है। यदि आप देखना चाहते हैं तो वर्मा कोचिंग क्लासेस, छोला रोड, भोपाल के नाम से डालेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके नाम से हमारा चैनल चलता है। इससे आपको सभी प्रकार की वीडियो, मैथ की, रीजनिंग की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, संविधान की और अन्य जो है पंचायती राज वगैरह की, हमने संविधान में जो भी वीडियो बनाए हैं वो सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं। आप जरूर देखिए एक बार। और कोई सुझाव हो, कोई कमियां हो तो वो जरूर कमेंट करके आप मुझे बताइए। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।